वेलकम दोस्तों, ये मेरा चौथा वीडियो है आपके साथ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं। पहले पिछला आप भूल ना जाए इसलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपकी। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये पढ़ लिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये भी पढ़ लिया है। इस पॉइंट में हमने देखा कि फ्रांस छोड़कर यूरोप के बाकी देशों में, यानी सिर्फ फ्रांस नहीं, जर्मनी, इटली या ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, इन बाकी देशों में भी राष्ट्रवाद का विचार किस तरह फैला। और पहले पॉइंट में तो हमने सिर्फ 9 का रिवीजन किया है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। हमने पिछले 2 पॉइंट में सिर्फ इसका विचार किस तरह फैला वही देखा है, लेकिन इस पॉइंट में लोग बोले अब बस हो गए, अब रिवॉल्यूशन चाहिए ही। तो क्रांति किस प्रकार हुई ये इस पॉइंट में है। तथा इस बार मैंने ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी मिक्स लाया है, तो अंग्रेजी वालों को समझने में आसानी होगी। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अच्छी वीडियो के लिए, और लाइक करना, शेयर करना, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट करना ज़रूर। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यानी ऑल अबाउट चैप्टर, पहला पॉइंट कवर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन कवर। सेकंड, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये भी कवर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको ये वीडियो देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर जाओ और वीडियो देखो। मैंने 3 पिछले वीडियो बनाए। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो वो 2 वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रांतिकारियों का युग 1830 और 1848। मतलब द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848। इस यानी 1830 और 48, इस समय के बीच में यूरोप में रिवॉल्यूशन हुए। और किस प्रकार के रिवॉल्यूशन हुए इस समय, यानी बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए, 1-2 नहीं तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए, वही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके बुक का पेज देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको यानी इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, और इस पैराग्राफ में 3 रिवॉल्यूशन दिए गए, आपको 3 क्रांतियाँ दी गई है, लेकिन वो कंबाइन करके दी गई है, ऐसे सेपरेट नहीं दी गई। तो मैंने नीचे मेरे नोट्स में सेपरेट रिवॉल्यूशन लिखे एक, और वो पढ़ाऊँगा मैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और कंप्लीट वीडियो देखना, बीच में छोड़ना मत, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो आपको यानी समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो की एक खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं बोर्ड का यानी पिछले साल बोर्ड का एक क्वेश्चन भी आया था इसी पॉइंट में से, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आधा छोड़ना मत, पूरा देखना वीडियो को। तो यहाँ पर मेरे पॉइंट से शुरुआत करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें यानी इस पॉइंट का नाम ही देख सकते हैं हम, क्रांतिकारियों का युग 1830 और 1848। मतलब इस समय के बीच बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। क्रांतियों का युग मतलब बहुत सारी क्रांति हुई, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार की बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। वही क्रांतियाँ किस प्रकार हुई वो पढ़ने वाले। पिछली बार में मैंने बताया था कि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना ज़रूरी है, यहाँ पर परिचय। तो इस बार भी हम उसका परिचय देखेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन का। मैंने अंग्रेजी भी लिखा है थोड़ा थोड़ा, ताकि अंग्रेजी वालों को समझने में आसानी हो। तो परिचय में हम पढ़ते हैं कि जब रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतें बढ़ानी चाहिए, तब यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांति से जुड़ गए। मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था 2 ग्रुप थे, रूढ़िवादी और राष्ट्रतंत्र, यानी ये 2 एक साइड, उदारवादी और राष्ट्रवादी ये एक साइड। राष्ट्रवादी पार्टी मत समझ लेना, राष्ट्रवादी एक विचारधारा थी। तो यानी ये दोनों एक साइड और ये दोनों एक साइड। तो जब इस साइड के दोनों यानी रूढ़िवादी और राष्ट्रतंत्र ने अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, जब इन दोनों ने अपनी पावर इंक्रीज करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तो इनके अपोज, इनके वर्सेस थे, जैसे ये क्या बोलते, राष्ट्रवादी और उदारवादी, राष्ट्रवादी और उदारवादी, इनके अपोज थे। किनके अपोज थे? रूढ़िवादी और राष्ट्रतंत्र के अपोज थे। तो उन्होंने क्या किया, वो क्रांति करने लगे। शुरुआत में तो ये गुप्त संगठन बनाते थे,
गुप्त यानी छुपे हुए, क्योंकि अगर राजाओं के खिलाफ बोला तो इन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए ये छुपे संगठन बनाते थे। लेकिन जब राजा ने अपनी पावर बढ़ानी चाहिए तब ये क्रांति से जुड़ गए, यानी इनका मतलब था बस हो गया भाई, बहुत हो गया, अब तो इन्हें दिखाना पड़ेगा, ऐसा इनका मतलब था। और उसके नीचे लिखा है, तब क्रांति का नेतृत्व उदारवादी तथा राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, जिसमें कौन कौन आते थे? प्रोफेसर, विद्यार्थी, क्लर्क और वाणिज्य व्यापारी, मतलब सिंपल बिजनेसमैन आते थे सिंपल उनमें। और ये कौन थे? मध्यम वर्ग, मिडल क्लास था, मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग किस प्रकार का वर्ग था? शिक्षित वर्ग था। और शिक्षित हो गया तो समझदारी अपने आप आ गई। तो ये बैकग्राउंड दिया गया है इस बार भी हमें पहले। और इस समय यानी 1830 और 1848 के समय दो विचार बहुत ही फेमस हुए, यानी दो विचार बहुत ही फेमस हुए, टू आइडियाज यहाँ पर दिख रहा है आपको। राष्ट्र प्रेम और आज़ादी, यह भावना लोकप्रिय हुई, मतलब लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप। उस समय ये दो भावना, राष्ट्र प्रेम और आज़ादी, यह भावना लोकप्रिय हुई। अंग्रेजी में आपको अगर समझना है तो नीचे लिखा है, यह भावना लोकप्रिय हुई स्पेशली बाय एजुकेटेड पर्सन, यानी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एजुकेटेड थी उनमें, यानी शिक्षित वर्ग, क्योंकि यह विचार शिक्षित वर्ग ने ही लाए थे समाज में। तो शिक्षित वर्ग पर ही यह भावना, इनके बीच ही यह भावना बहुत फेमस हुई, ऐसा हम कह सकते। तो ये बैकग्राउंड है इस पूरे पॉइंट का, यानी इस पूरे पॉइंट का ये बैकग्राउंड है इसका, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है बैकग्राउंड में। यानी क्रांति से पहले क्या क्या विचार पहले वो हमें दिखाया गया है। और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम सिर्फ क्रांतियाँ पढ़ेंगे, तथा यानी पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि यह यूरोप है और यहाँ के यूरोप के देश है, इनसे विचार इस तरफ, इसे ऐसे विचार पहले। लेकिन इस बार क्या पढ़ेंगे हम कि इस देश ने राजा के खिलाफ, राजा जो अपनी पावर बढ़ा रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं ये पावर बढ़ा रहा है राजा, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन किस प्रकार किए, यानी इसे अपोज इसे किया, किस प्रकार किए वो देखने वाले। तो पहली क्रांति जुलाई रिवॉल्यूशन, फ्रांस का विद्रोह, मतलब वो हुआ कब था? डेट याद रखना है, 1830 में हुआ था। 1830 में हुआ था। प्रथम विद्रोह सन 1830 में फ्रांस में हुआ था। मतलब क्या, आपको समझाता हूँ। 1830 ये डेट याद रखना पहले। तो हमने क्या पढ़ा? 1815 में वियन्ना संधि हुई। किन देशों ने की थी? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन देशों में वियन्ना संधि हुई थी। क्यों हुई थी? नेपोलियन द्वारा जो कानून लागू किए गए थे उन्हें समाप्त करने के लिए। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तब नेपोलियन के कानून समाप्त कर दिए गए। और उन्होंने क्या किया? जो बुर्बो राजवंश था, बुर्बो जो राजवंश था फ्रांस का, जिसे 1789 की क्रांति में, यानी जब पहली क्रांति हुई थी फ्रांस में, तब उसे हटाया गया था। तो इस बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया, इस यानी वियन्ना संधि में इसे फिर से स्थापित किया गया। लेकिन लोग बोले अब इसे पूरी तरह हटाना पड़ेगा। और 1830 में फिर से क्रांति हुई और फिर से बुर्बो वंश को हटाया गया। यहाँ पर बुर्बो वंश देख सकते हैं आप, उसे हटाया गया। जो यानी फ्रांस पर जिसने बहुत साल राज किया था, उस वंश को अब हटाया गया पूरी तरह। बुर्बो राजवंश की जगह संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की, यानी बुर्बो राजवंश हटाकर लोकतंत्र लाया गया लोगों द्वारा। इसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया? लुई फिलिप को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना। हाँ, ये देख लेना, किसने कहा था? यहाँ से मेटरनिक ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम होता है। मतलब उसके कहने का मतलब है, जब भी
उसके कहने का मतलब है, ये फ्रांस समझो आप, ये सर्कल। और जब भी फ्रांस में कोई चीज़ घटती है, यानी जब भी इस फ्रांस में कोई चीज़ घटती है तो उसका परिणाम पूरे यूरोप पर होता है। इस देश पर भी होता है, यूरोप के इस पर भी होता है, इस पर भी होता है। और इसका एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने था विद्रोह। इसका एक जीवंत उदाहरण क्या था? विद्रोह। कौन सा विद्रोह? 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस के बाद क्रांति कहाँ फैली? फ्रांस में तो क्रांति हो गई, इतना हमने देख लिया कि फ्रांस में क्रांति हुई 1830 में, और यानी सत्ता फिर से लोगों के पास गई, बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया। तो उसके बाद यानी इसका कहने का कारण ये था कि फ्रांस के बाद हर जगह क्रांति हुई, इसलिए उसने यह कहा था कि जब फ्रांस टिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। उदाहरण के लिए हम ब्रुसेल्स ले सकते, जो बेल्जियम की ये राजधानी है। उसमें भी 1830 को उधर भी विद्रोह भड़क उठे थे, और यहाँ पर सिर्फ उसकी यानी यह एक पहला विद्रोह हो गया। अब ये दूसरा विद्रोह पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ? 1830 में बेल्जियम में भी विद्रोह भड़क गए, और उस विद्रोह से यूके ऑफ नेदरलैंड, यानी ये नहीं, ब्रिटेन नहीं, यूके ऑफ नेदरलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से बेल्जियम को आज़ादी मिली। यह परिणाम हुआ ब्रुसले की क्रांति का। तो हम आगे पढ़ते, आगे कौन सी क्रांति हुई। हाँ, ये मैंने सिंपल इसलिए लिखा है ताकि अंग्रेजी वालों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर लिखा है कि बॉर्बन वॉज ओवरथ्रो, मतलब उखाड़ फेंक दिया गया बॉर्बन राजवंश को 1830 में। और उसके बाद हुआ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हैज़ बीन सेटअप, मतलब यानी पूरा तरह से लोकतंत्र नहीं था। राजा था लेकिन राजा पर किसका कंट्रोल था? यानी राजा पर किसका कंट्रोल था? पूरे राजा पर कंट्रोल था संसद का, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कह सकते हैं हम। और इसका हेड बनाया गया लुइस फिलिप्स, हेड बनाया गया इसका। यही ऊपर का ही एसीपी है, लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजी में है, नीचे का ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, इसे सिर्फ अंग्रेजी वालों को यानी रेफरेंस के तौर पर मैंने लिखा है। ये तो पहला रिवॉल्यूशन और ये दूसरा रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रूसलिस। तो उसमें क्या हुआ? बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, इतना ही लिखा गया है आपको याद रखने के लिए, यानी अंग्रेजी वालों को मैंने अंग्रेजी में लिखा है। तो आगे देखते हम क्या है। ये देखो, ये थर्ड रिवॉल्यूशन यानी 1830 और 48 के बीच में हुआ। 1800 थर्ड रिवॉल्यूशन। ये यूनान का स्वातंत्र संग्राम। यूनान कोई अलग देश नहीं, ग्रीक ही उसे कह सकते हम, यानी आप अलग समझ मत बैठना, वो ग्रीक ही है। ये यूनान का स्वातंत्र संग्राम एक ऐसी घटना थी, यह यानी हुआ ना पूरा यूनान का स्वातंत्र संग्राम, वो एक ऐसी घटना थी जिसने यूरोप में शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। मतलब इस घटना से यूरोप के शिक्षित वर्ग थे बाकी, यानी या शिक्षित वर्ग है पूरे यूरोप का ही है, पूरा यूरोप है ये। इस घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया इस घटना ने। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पॉइंट्स में लिखा है ये आपको समझाने के लिए, तो मैं पढ़कर बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यह एक ऐसी घटना थी जिसने यूरोप में शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे प्रचार किया, क्योंकि क्रांति से लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है। यूनानियों का संघर्ष 1821, डेट याद रखना, 1821 से शुरू हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला और लेखक तथा सांस्कृतिक सहानुभूति भी मिली। मतलब क्या हुआ? इस संग्राम में यूनान के लोगों को किन किन का सपोर्ट मिला? यूनान के लोगों को सपोर्ट मिला, यानी यूनानी लोगों का, पूरे यूनानी लोगों का सपोर्ट मिला इन्हें। पोएट्स का सपोर्ट मिला, पोएट्स का सपोर्ट मिला इन्हें, तथा
यहाँ पर लिखा गया है कि इन्हें पश्चिमी यूरोप का सपोर्ट मिला, यूरोप का सपोर्ट मिला इसे, यानी यूनानी क्रांति को। यूनानी क्रांति का एक ये क्या हुआ, कस्तूनी संधि हुई, कस्तूनिया संधि, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान दिया गया। ये कब हुई थी? 1832 को हुई थी, याद रखना ये भी। और यहाँ पर एक अंग्रेज कवि ने धन जनमत जुटा के युद्ध के लिए गया, जहाँ 1824 में उसकी मृत्यु हुई। उसका नाम था लॉर्ड बायरन। यह एक अंग्रेज पोएट था। लॉर्ड बायरन एक अंग्रेज पोएट था जिसने धन और जनमत मतलब लोगों से समर्थन जुटाकर वो युद्ध करने के लिए चला गया, क्योंकि यानी सांस्कृतिक ये था, सपोर्ट था यूनान को पोएट्स का, इसलिए युद्ध करने चला गया। वही उसकी 1824 में डेथ हो गई, यही बताया गया है। और उसके बाद, इस युद्ध के बाद 1832 को कस्तूनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान दिया गया। यही हमें सिर्फ बताया गया है यहाँ पर। नीचे मैंने फिर से इस बार अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी वालों को समझने के लिए। यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस। ये याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1821, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसमें किन किन का सपोर्ट मिला वहाँ पर लिखा गया है। ग्रीस वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीस, यानी ग्रीसी लोगों का, उनके खुद के लोग तो सपोर्ट करेंगे ही भाई, उन्हें तो सपोर्ट चाहिए ही। लेकिन वेस्टर्न यूरोप का भी सपोर्ट मिला, आर्टिस्ट और पोएट्स का भी सपोर्ट मिला। इन चार यानी वर्गों से इनको सपोर्ट मिला, बहुत यानी तगड़ा सपोर्ट मिला था इन्हें, ऐसा हम कह सकते। यहाँ पर ग्रीन मार्कर में मैंने लिखा है ट्रीटी ऑफ कस्तूनिया वॉज साइंड इन 1832। तब ये संधि हुई थी कस्तूनिया की। और यूनान को यानी ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस नेशन, यानी यूनान को, सिंपल लैंग्वेज, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान दिया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया यूनान को। ये यानी अभी तक हमने कितनी विद्रोह पढ़ ली, या कितनी क्रांतियाँ पढ़ ली? 3 पढ़ ली। तो अब हम आगे एक यानी रोचक बात पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो, वो रोचक बात यह है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि यानी विचार यानी राष्ट्र प्रेम है, वो वॉर से ही ये हुआ है। राष्ट्र प्रेम इधर से उधर यानी फैला है, लेकिन ऐसा नहीं था। राष्ट्र प्रेम फैलने का एक और ये कारण क्या था? रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये एक पॉइंट है, सब पॉइंट है इस थर्ड पॉइंट का भी। तो उसमें क्या है, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध तथा क्षेत्र विस्तार से नहीं किया गया, बल्कि कलाओं मतलब संस्कृति, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति ने भी राष्ट्रवाद का विचार फैलाने में बहुत हेल्प की है, ऐसा हमें बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, उसे रोमानिस्टिज्म कहा गया है, अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन। मतलब उसने क्या किया, साइंस तथा तर्क और वितर्क, इन सभी की आलोचना की मतलब बुराई की। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, तर्क वितर्क तथा साइंस को न बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र प्रेम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम उस एक साझा इतिहास से बनता है। इतिहास मतलब सभी लोग एक ही इतिहास से बिलोंग करते उस क्षेत्र के, तो उनमें राष्ट्र प्रेम होगा, उनमें उस इतिहास के बारे में अभिमान होगा, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कभी साइंस को इम्पोर्टेंट नहीं दिया इन्होंने कभी, तो इन्होंने भावनाओं को इम्पोर्टेंट दिया। किसे इम्पोर्टेंट दिया? भावनाओं को, भावना पर जोर दिया इन्होंने, यानी कलावंतों ने, और इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय भावना फैलाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विचार फैलाने में रूमानी कल्पना और रूमानी कल्पना का एक बहुत बड़ा हाथ है
राष्ट्रवाद का विचार फैलाने में, ऐसा हम कह सकते। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पोलैंड है। उदाहरण भी दे देता हूँ, पोलैंड है इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण, क्योंकि पोलैंड जो था उसके क्षेत्रों को बांटा गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने, रूस ने उसके क्षेत्रों को बांट लिया था पोलैंड के। तो फिर इसमें युद्ध से तो राष्ट्रीय भावना का प्रचार नहीं हो सकता, तो उसमें राष्ट्रीय भावना का प्रचार कला ने किया था। पोलैंड में, यहाँ पर पोलैंड है उदाहरण, पोलैंड में राष्ट्रीय भाषा का विचार कला ने किया था, क्योंकि उसके हर क्षेत्र पर किसी बड़ी सत्ता का कब्जा था। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि 1848 में महिलाओं की क्या स्थिति थी। आपके बुक में बहुत छोटा ही दिया गया है। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। विवादास्पद मतलब उस पर कोई फिक्स डिसीजन नहीं हो रहा था, इस पर उसमें झगड़े हो रहे थे कि महिलाओं को अधिकार दे या न दे। लोग अलग अलग पक्ष में थे। इसके बावजूद, यानी विवादास्पद होने के बावजूद, उन्हें अधिकार न मिलने के बावजूद भी महिलाएं क्रांति में सक्रिय थी। लेकिन इसका महिलाओं को कोई बेनिफिट नहीं हुआ महिलाओं को इसका। उल्टा महिलाओं को संसद में मताधिकार नहीं दिया गया, यानी संसद में वोटिंग का ये हुआ था, तो हर 21 ईयर के ऊपर के यानी आदमी को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन महिलाओं को नहीं मिला। हम आगे पढ़ेंगे ये। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही, क्योंकि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था, भूख कठिनाई और जन विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने वो क्वेश्चन भी लिया है पिछले साल का, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूख कठिनाई और जन विद्रोह। पॉइंट है, सॉरी, इम्पोर्टेंट, वो देख लेना आप। तो यानी इसे अंग्रेजी वालों को समझने में बहुत आसान है, क्योंकि उनको शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है। पीरियड ऑफ हंगर और हार्डशिप्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी जनसंख्या तो बढ़ गई थी लोगों की, पहले समझो 10 थी तो अब 20 हो गई थी, ऐसी जनसंख्या बढ़ रही थी लोगों की। दूसरी तरफ फूड शॉर्टेज हो गया था, यानी खाने का शॉर्टेज था लोगों को, यानी भोजन नहीं मिल रहा था 2 टाइम का। और मशीनें थी ना, इन्होंने, यानी पहले अगर 10 आदमी मिलके एक काम करता था, तो एक मशीन मिलकर उन्हीं 10 आदमियों का काम कर रही थी, तो नौकरियां चली गई थी मशीनों के कारण। यहाँ पर हिंदी वालों के लिए देखे नीचे, 1830 का दशक यूरोप के लिए मुसीबतें लेकर आया था। मुसीबतें मतलब संकट लेकर आया था बहुत यूरोप के लिए 1830 का दशक। और 1848 में कृषि विद्रोह हुआ था, यानी किसानों का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था यूरोप में किसानों का विद्रोह। और आगे पढ़ते हम। 19वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या बढ़ी तथा ग्रामीण लोग शहरों में जाकर पूरे भीड़ भरी गरीब बस्ती में जाके रहने लगे तथा रोजगार कम पड़ने लगा। ये ऊपर का ही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और यानी गरीबी बढ़ी लोगों में। जैसे जनसंख्या बढ़ती है गरीबी अपने आप बढ़ती है, वैसे हुआ, जनसंख्या बढ़ी और गरीबी भी बढ़ी साथ साथ। 1830 और 1848 के बीच में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और फसलें खराब हुई, तो गांव अपने आप गरीब हो गए। फसलें ही गांव का, यानी फसलों से ही गांव चलता है। अगर फसलें खराब हो गई तो गांव अपने आप गरीब हो जाएंगे। इसलिए 1830 और 1848 के बीच जब फसलें खराब होने लगी तो गांव अपने आप गरीब होते चले गए। तथा नगरों में लघु उद्योगों को ब्रिटेन के उद्योगों, हमें पता है कि ब्रिटेन यानी यूके, ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था। तब नए नए मशीन्स का इन्वेंशन हो रहा था, यानी इन्वेंशन हो रहा था नए नए मशीनों का। तो उनका सामना करना पड़ा कपड़ा उद्योगों को। उनसा मुख्य कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योगों को सामना करना पड़ा उनका, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेंशन कपड़ा उद्योग के ही ऊपर हुए थे। यानी जैसे कपड़े सस्ते दर में किस तरह बन सकते, इस प्रकार का। तो बाकी देशों के उद्योगों को ब्रिटेन के उद्योगों से सामना करना पड़ा। इस कारण बेरोजगारी बढ़ी। क्या बढ़ी? बेरोजगारी।
बेरोजगारी बढ़ी इस कारण। और यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर 1845 में सिसेसिया के बुनकर यानी 1845 में बुनकरों का विद्रोह हुआ था। बुनकर यानी जो कपड़े बुनते उनका 1845 में विद्रोह हुआ था। उनके विद्रोह किनके विरुद्ध था? ठेकेदारों के विरुद्ध उनका विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में क्या हुआ यानी संघर्ष हुआ। ठेकेदार एक साइड थे ठेकेदार और आर्मी और दूसरे साइड थे इनके अपोज में बुनकर। उसमें 11 बुनकर मारे गए थे। 24 घंटे 24 घंटे तक चला था ये संघर्ष, आपके बुक में लिखा गया है। और लेकिन 1848 में एक चीज़ अच्छी 1848 में एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 1848 में 21 साल के उम्र के बड़े यानी पुरुषों को, सिर्फ पुरुष, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर से ऊपर होनी चाहिए उनकी एज। उनको क्या हुआ? मतदान का अधिकार मिल गया। अब मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट का एक क्वेश्चन आया था पिछले साल बोर्ड में इस पॉइंट के ऊपर से, तो वो नीचे दिखाता हूँ। ये पिछले साल के बोर्ड के पेपर का एक फोटो है, वहाँ पर आप देख सकते 3 मार्क के लिए पहला ही क्वेश्चन आया है। 1830 का दशक यूरोप में भूख और कठिनाइयाँ लेकर आया, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऊपर समझाया, ध्यान से पढ़ना। 3 मार्क का यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये बोर्ड का पेपर है पिछले साल का, मतलब इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूँ। वीडियो अच्छे से देख लेना और पूरा देखना वीडियो, बीच में छोड़ना मत। और ये लास्ट पॉइंट यानी इस थर्ड पॉइंट का ये लास्ट वाला सब पॉइंट है, यहाँ पर देखने वाले हम। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी कौन थे? जो राष्ट्रवादियों का समर्थन करते थे, उन्हें उदारवादी कहते थे हम। तो उस क्रांति में क्या हुआ? 1848 में जब किसान विद्रोह कर रहे थे, तभी दूसरी ओर शिक्षित मध्य वर्ग और उदारवादी भी विद्रोह कर रहे थे। यानी किसान तो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इनका फायदा लेकर उदारवादी भी विद्रोह कर रहे थे अपने। इस परिस्थिति का फायदा उठाया गया ऐसे क्षेत्र के लोगों द्वारा जो राष्ट्र राज्य नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऐसे साम्राज्य थे जहाँ पर लोग यानी वो राष्ट्र राज्य नहीं थे, स्वतंत्र राज्य नहीं थे, लेकिन इस क्रांति की परिस्थिति का उन्होंने फायदा उठाया और राजाओं से मांग की। उनकी मुख्य मांग क्या थी? यहाँ पर लिखा गया है, संविधान चाहिए उन्हें, प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, सिंपल लैंग्वेज में बोल सके वो कुछ भी, उसकी स्वतंत्रता, संगठन की आज़ादी, यहाँ पर संगठन की आज़ादी की मांग की थी। ये तीन इनकी प्रमुख मांगे थी, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन की आज़ादी, ये इनकी प्रमुख मांग थी। और यह जर्मन इलाकों में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में जमा होकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। यानी अब अपने बीच के द्वेष भूलकर ये जर्मन के एक शहर में इकट्ठा हुए और उस शहर में इन्होंने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट देने का फैसला किया। यानी सभी लोगों ने जर्मन, वो हमने पढ़ लिया, ये 3 पॉइंट पढ़ लिया हमने। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक जुलूस में संसद जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ था, उसमें जर्मन राज्यों के लिए संविधान बनाया तथा इसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को देने का सोचा जो संसद के अधीन हो। मतलब 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित क्षेत्रों से चुने लोगों ने संसद बनाने की सोची। क्या बनाने की सोची? संसद। लेकिन इसका नेतृत्व किसे दिया गया? राजा को ही दिया गया। किसे? राजा को। राजा को ही नेतृत्व दिया गया और उसमें क्या सोचा कि वो राजा संसद के अधीन रहेगा। तो उन्होंने ये प्रस्ताव किसको दिया? जब संसद ने प्रशा के राजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ यानी चौथा, चतुर्थ मतलब
उसे जब ये प्रस्ताव दिया गया, उसे ताज दिया गया, तो उसने मना कर दिया। वो बोला नो, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता, मैं बाकी राजाओं का समर्थन करूँगा। उसने बाकी राजाओं का समर्थन दिया। और इसमें एक बहुत बड़ी ये गलती क्या थी पता है इनकी, उदारवादियों की। इन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव था, मिडिल क्लास का प्रभाव था इन पर, मध्यम। तो इन्होंने मजदूरों और कामगारों का समर्थन खो दिया। यहाँ पर मजदूरों और कामगारों का समर्थन खो दिया इन्होंने। तो फिर यानी ये कमज़ोर पड़ गए, ये डाउन चले गए इनका इम्प्रेशन। तो राजाओं ने इसका फ़ायदा उठाया और सेना, राजा के पास अपनी सेना होती है, तो सभी राजा एक साथ आए और सेना ने संसद को बर्खास्त कर दिया गया और इसी प्रकार क्रांति को दबाया गया। लेकिन अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्रांति फिर से किस प्रकार उठ खड़ी हुई और उन्होंने जर्मनी, इटली का एकीकरण किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर यानी इस पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा ये पॉइंट इस चैप्टर का। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगले वीडियो आने से पहले, तथा लाइक कर लेना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। और वीडियो को अच्छी तरह देखना क्योंकि इस वीडियो से बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, आपको मैंने दिखाया। थैंक यू। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बीच बीच में आप।